बच्चों कैसे हो आप लोग। हम लोग ने पॉलिनोमियल पढ़ा था ना बेटा, पॉलिनोमियल पढ़ा था, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा था, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल जो है वो भी पढ़ लिया था। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं क्या, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फॉर फाइंडिंग जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, जब ये हमें फाइंड करना है तो देखिए कैसे होगा। यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है। एग्जाम्पल क्या है, 6x² प्लस 13x प्लस 6। ये आपका एक एग्जाम्पल है, एक पॉलिनोमियल है। अब इसमें हम देखेंगे कि मिडिल टर्म जो है, ठीक है, मिडिल टर्म जो है उसकी हेल्प से कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे, ये मेथड। तो देखो क्या करते हैं कि पहले ये जो पहला है ना 6x² जो लिखा है, यानी जो पहला वाला है उसका लास्ट वाले कोफिशिएंट से याद रखो। पहला वाला जो है आपका, जो आपका नंबर है उसको लास्ट वाले कोफिशिएंट का जो नंबर है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, याद रखो। फर्स्ट वाले का लास्ट वाले से क्या करते हैं, लास्ट वाला क्या है, कांस्टेंट नंबर होता है, याद रखो। लास्ट वाला क्या होता है, कांस्टेंट नंबर होता है। तो फर्स्ट वाले वेरिएबल का जो है लास्ट वाले कांस्टेंट नंबर, सिर्फ याद रखो नंबर का नंबर से करते हैं। इसका 6x² है तो हमें स्क्वायर वाले से मतलब नहीं, हमें सिर्फ उसके नंबर से मतलब है। तो ये क्या हो गया 6। तो 6 का 6 में मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 36। कितना आया 36 आया। अब 36 आया, अब हमें ये देखना है कि 36 के कौन कौन से ऐसे गुणनखंड होंगे, ठीक है, जिसको ऐड करने पे 13x आएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि 13x कैसे आएगा, मीन्स 36 कैसे, कौन कौन से गुणनखंड होंगे जिसको हम ऐड करेंगे तो आपका 13 आएगा। अब देखो किस में 13 आता है, 2 के टेबल में 36 आता है, नहीं आता है, लेकिन अगर हम उसको डिवाइड करेंगे तो पता चल जाएगा किससे आता है। लेकिन अब देखो 3 के टेबल में 36 आता है, यस आता है। कैसे, 3 के टेबल में 36 नहीं आता है लेकिन डिवाइड हो जाएगा। वैसे ही याद रखो 2 के टेबल में भी 36 नहीं आता है, लेकिन जब हम डिवाइड करेंगे तो पता चल जाएगा। कैसे, जैसे देखो 36 है, अगर आप इसको, जब किसी नंबर को समझ में नहीं आए कि ये डिवाइड होगा कि नहीं होगा, उसको जो है आप डिवाइड करके देख लो। वैसे भी इवन नंबर है तो वो तो होगा ही। देखो 2 1 ज़ा 2, ठीक है, 2 8 ज़ा 16, ये हो गया तुम्हारा, ये तुम्हारा क्या हो गया, ये 18 हो गया। तो ये तुम्हारा हो गया 18 बार में डिवाइड हो गया। तो 2 और 18 ये हुआ इसका तुम्हारा जो है 36 आया, ये दो नंबर का। तो ये बताओ 18 में 2 प्लस करोगे तो 20 हो जाएगा ना, तो ये तो इसके फैक्टर होंगे नहीं। अगर 3 के टेबल की बात करो तो देखो 36 है, 3 के टेबल से 3 1 ज़ा 3, ये कैंसिल, 6 आया, 3 2 ज़ा 6, यानी कि ये 12 बार में गया, यानी 12 3 ज़ा 36 होता है, या 3 का 12 में मल्टीप्लाई करो तब भी 36 होता है। तो देखो 12 में 3 ऐड करोगे तो आपका तब भी आपका 13x तो आएगा नहीं, और 3 में 12 ऐड करोगे तब भी 36 नहीं आया। इट मीन्स हम आगे बढ़ते हैं। ओके, देखिए अब हम आगे बढ़ेंगे तो अब आगे क्या होगा, देखते जाइए। आगे देखिए आगे क्या होगा, 36 हमें फाइंड करना है, तो हमने देख लिया 2 और 3, ये सारे नंबर अगर हम अभी हटाते हैं, कंफ्यूज ना हो इसलिए हटा रही हूँ, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, किस टेबल में आएगा 36, याद रखो 2 के टेबल में डिवाइड किया तो आया, 3 के टेबल में भी डिवाइड करने पे आया। 4 4 ज़ा कितना होता है, 4 4 ज़ा 16 होता है, 4 9 ज़ा कितना होता है 36, 4 9 ज़ा 36। और ये बताओ 4 और 9 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 13 आएगा, पहले ही हमको मिल गया। वैसे हम देख लेते किस किस टेबल में आता है। 4 हो गया, 5 के टेबल में नहीं आता है, 6 के टेबल में यस, तो 6 इंटू 6 36, 6 प्लस 6 ऐड करेंगे तो 12 आएगा, हमको 13 चाहिए ना। अब देखो आगे भी हम देख लेते हैं, 7 में नहीं आता, 8 में बताओ नहीं आता है, 9 में आता है, 9 4 ज़ा 36, 9 में 4 ऐड करोगे तब भी 13 आता है, ठीक है। 10 में नहीं आता, 11 में नहीं आता है, 12 में आता है, आता है, 12 3 ज़ा 36, ठीक है। 12 में 3 प्लस करोगे तो ये 36 आएगा। अच्छा यही हमने डिवाइड जब किया था, 3 और 12 आया था ना, 3 के टेबल से जब हमने डिवाइड किया था 36 को तो 12 आया था, तो बात तो वही हुआ ना कि ये दोनों इसके आपके फैक्टर होंगे, ठीक है। तो फिर देखो, तो ये भी नहीं होगा, तो हमें जब शुरुआती में मिल गया कि 4 में 9 प्लस करेंगे
तो 13 आएगा, या 9 में 4 प्लस करो तब भी 13 आएगा, तो हम कर लेते हैं। तो चलो 4 में 9 हम लेते हैं, प्लस करते हैं, तब 13 आता है, यही हम आपका यूज कर लेते हैं। एक चीज याद रखो, मैं बेसिकली बता रही हूँ इस चीज को कि कैसे करते हैं, आपको आता भी होगा, बट बेसिकली मैं बता रही हूँ कि करते कैसे हैं। यानी कि ये जो आपका फर्स्ट वाला आपका वेरिएबल है, इसका जो भी नंबर है यानी कोफिशिएंट है, इसको प्लस लास्ट वाला जो आपका कांस्टेंट नंबर है उसका उसमें मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने पे जैसे 36 आया, अब हम ये देखते हैं कि इसके कौन कौन से फैक्टर्स होंगे। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स होंगे, फैक्टर मीन्स जिस जिस टेबल में डिवाइड होता है, जिस जिस टेबल में वो आता है वो हम लिखेंगे। उतनी बार में, कितनी बार में आता है, जैसे कि 4 9 36 होता है, तो इन दोनों को ऐड करके देखेंगे कि ये नंबर यानी कि 13 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखेंगे इस सारा, पहले हमने फैक्टर लिख लिया, तब हमने ऐड करके देखा, तो ऐड करके देखा तो 4 + 9 ऐड करेंगे तो 13 आएगा। इट मीन्स हम यही वाला यूज किए हैं। अब देखो इसको कैसे लिखते हैं, लिखने का तरीका। अब देखो 6x² वैसे का वैसे ही प्लस 4x + 9x, ठीक है। 13 को क्या लिख सकते हैं, 4x + 9x, जो कि आपका 4 + 9 दिया है, तो 4x + 9x + 6, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कॉमन क्या मिलेगा, 6 और 4 किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में ना, तो 2 यहाँ पे कॉमन मिल गया, 2 यहाँ पे x दोनों में, तो x कॉमन ले लिए, 2x कॉमन हो गया। अब 3x + 2 यहाँ पे बचा, 2 के टेबल में 6 कितनी बार में डिवाइड हुआ, 3 बार में, 3x हो गया, और ये 2 बार में डिवाइड हुआ तो 3x + 2 हो गया। अब यहाँ पे देखो 9x + 6 है, 9 और 6 किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में, तो देखो यहाँ पे 3 कॉमन मिल गया। अब 3 के टेबल से 9 कितनी बार में डिवाइड हुआ, 3 बार में, तो 3x + 6 3 के टेबल में कितनी बार में आता है, 2 बार में, तो ये हो गया 2, 3x + 2, देखो दोनों सेम होना चाहिए, नियम होता है इसका। तो 3x + 2 3x + 2 एक हो गया। अब ये 2x + 3 जो लिखा है इसको एक साथ हमने कर लिया। अब देखो क्या आ गया, 3x = -2, क्योंकि इसको साइड भेजे तो ये प्लस माइनस में हो गया, तो ये हो गया तुम्हारा। अब x = -2/3 ये हो गया। अब 2x = -3, x = -3/2, ये आपका एक आपका पता चल गया कि मिडिल टर्म का जो उसकी हेल्प से किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके कैसे इसके जीरोस फाइंड करते हैं। बात समझ में आ गई ना। इसका बेटा देखो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये बात आई समझ में। अब देखो हम क्या बताते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जो जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन होता है उसको हम बताते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, उसका जो कोफिशिएंट होता है उसके बीच में और जो जीरोस के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, ये हम इसको डिफाइन करते हैं, इसको बताते हैं क्या इसके इक्वेशन होते हैं। तो देखो ax² bx + c, इट इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब कह रहा है ये होता है, इसमें a इज नॉट इक्वल टू 0, a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है, a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, और a b c ये तीनों क्या होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए, ठीक है। a b c यहाँ पे क्या होने चाहिए, रियल नंबर। तो देखो a की वैल्यू है 0 नहीं, a b c ये क्या होने चाहिए, रियल नंबर, ये इसकी कंडीशन होती है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है जिसके हेल्प से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये होता है तुम्हारा सम ऑफ जीरोस इक्वल टू -b/a, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू -b/a। अब तुम कहोगे कि मैम ये b/a क्या है, तो देखो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका जो बीच वाला इसका जो वो है कोफिशिएंट है ये लेंगे, ठीक है, तो ये b हो गया, और इसका पहला वाला तो ये हो गया -b/a। तो सम ऑफ जीरोस कैसे निकालेंगे, -b/a करके। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे निकालेंगे, ये लास्ट वाला जो कांस्टेंट नंबर होता है उसके साथ फर्स्ट वाला जो कोफिशिएंट होता है उसको लेते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a, ठीक है। अब इसको हम ये भी लिख सकते हैं अल्फा + बीटा = -b/a, अल्फा बीटा = c/a। अब तुम कहोगे मैम अल्फा बीटा क्या है, अल्फा हमने मान लिया कि पहला जीरो नंबर है, पहला है, और ये दूसरा नंबर है, तो फर्स्ट + सेकंड नंबर = -b/a। अब वैसे इसको मान लिया हमने अल्फा × बीटा = c/a, ठीक है, तो ये c/a इसको हमने नाम दिया, ये ना भी तुम लिखो अल्फा + बीटा, अल्फा × बीटा, इससे कोई फर्क नहीं है। आप सम ऑफ जीरोस भी इक्वल टू b/a लिखो या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी c/a लिखो, वो भी सही है। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है बेटा। अब देखो जिसको नहीं भी समझ में आ रहा है, कोई भी चीज जब एग्जाम्पल के साथ करोगे ना तो वो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके सारे एग्जाम्पल प्लस आपके एनसीईआरटी बुक के जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन वो भी रहेंगे। ओके बेटा, थैंक यू। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू माय क्लासेस, स्मार्ट क्लासेस।